नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के करंट अफेयर की क्लास में। शुरुआत करते हैं अपने पहले करंट अफेयर से, जो राजस्थान पत्रिका में आया है, जिसमें सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी के आधार पर दो घटनाएं घटित होती है, जिनको बोला जाता है उपसौर और अपसौर। उपसौर में क्या होता है? उपसौर में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है वो कम होती है। अपसौर में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है वो ज़्यादा होती है। अपसौर को बोलते हैं एपिहेलियन। इसमें पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है वो लगभग 9 करोड़ 45 लाख माइल्स हो जाती है। और दूसरी होती है पेरिहेलियन यानी उपसौर। इसमें सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है वो कम होती है, 9 करोड़ 14 लाख माइल्स हो जाती है। अब सामान्यतः हम यही देखते हैं कि उपसौर और अपसौर की स्थिति में सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरियों में अंतर आता है, तो इससे सर्दी गर्मी है वो भी बढ़नी चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि जो उपसौर है जिसमें पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कम होती है वो जनवरी में घटित होती है, 3, 4 या 5 जनवरी के आसपास, जबकि उस समय उत्तरी गोलार्ध में सर्दी पड़ रही होती है अपने यहाँ। और अपसौर जिस समय पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है वो क्या होती है? ज़्यादा होती है जुलाई में, लेकिन यहाँ पर गर्मी पड़ रही होती है। तो मुख्य रूप से जो सर्दी और गर्मी है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी के आधार पर डिसाइड नहीं होती है, वो होती है पृथ्वी जो अपने अक्ष पर 23 से 1/2 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है उसके कारण। क्योंकि जून जुलाई में अपने यहाँ पर क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध यानी कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें हैं वो सीधी पड़ती है, इसलिए यहाँ पर गर्मी होती है और दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी होती है। इसका ठीक उलट है वो नवंबर, दिसंबर, जनवरी में होता है, जहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होती है और अपने उत्तरी गोलार्ध में सर्दी होती है। तो यही इस न्यूज़ में बताया गया है। इस समय जो सूर्य का आकार है वो लगभग 3.5% कम दिखता है और जो प्रकाश की तीव्रता है वो भी 7% कम होती है, लेकिन हम इसको नग्न आंखों से नहीं देख पाते हैं, विशेष उपकरणों के द्वारा ही इसको देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। फिर है अपने दैनिक भास्कर के करंट अफेयर्स। पेरू की 10वीं राष्ट्रपति बनी है केइको फुजिमोरी। हम थोड़ा सा पेरू की स्थिति को देख लेते हैं। पेरू है वो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर है और इसकी राजधानी है लीमा। इसके पड़ोसी देश हैं इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, बोलिविया और चिली। और इसकी जो पश्चिमी सीमा है वो प्रशांत महासागर से लगती है। इसके बाद अगला करंट अफेयर्स है, वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आती है जिसमें वो विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं को कुछ कैटेगरी में वर्गीकृत करती है, विभाजित करती है, जिसका नाम है निम्न, मध्यम, उच्च आय वाली अर्थव्यवस्थाएं। इसके आधार पर ये विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को 4 कैटेगरी में डिवाइड करती है। किसके आधार पर? पीसीआई, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर एटलस पद्धति के द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है और आय की गणना है वो डॉलर में की जाती है। तो अभी 1 जुलाई, हर साल 1 जुलाई को ये रिपोर्ट जारी करती है। तो लेटेस्ट रिपोर्ट आ गई है जिसमें निम्न आय है वो अगर किसी देश की जो पीसीआई है वो $1175 से कम है तो वो निम्न आय वाली अर्थव्यवस्था है। अफ्रीकी देश है वो इसके अंतर्गत फॉल करते हैं। फिर है निम्न मध्यम आय, जिसकी पीसीआई है वो $1176 से ज़्यादा है लेकिन $4635 के बीच में है तो वो निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था है। भारत इसके अंतर्गत आता है। पहले श्रीलंका भी इसके अंतर्गत आता था, लेकिन अब श्रीलंका है वो एक पायदान ऊपर चला गया है, जो किस में आ रहा है? उच्च मध्यम आय वाली में। इसमें $4636 से $14,375 के बीच में जिसकी प्रति व्यक्ति आय होती है उसको फॉल करते हैं। तो इसमें श्रीलंका, वियतनाम है वो नए ऐड हुए हैं, चीन पहले से ही इसके अंदर था। फिर है उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था, जिसमें प्रति व्यक्ति आय $14,375 से अधिक है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी ये देश हो गए, ये सारी उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था में आते हैं। तो यही इसमें बताया गया है कि श्रीलंका है वो अब निम्न मध्यम आय से उच्च मध्यम आय वाली कैटेगरी में आ गया है। विक्रम 1 जो अपना एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट है, स्काईरूट एरोस्पेस के द्वारा बनाया गया है, इसको लॉन्चिंग किया जाएगा। मिशन का नाम दिया गया है इसको आगमन। श्रीहरिकोटा केंद्र से ये लॉन्च होगा और इसमें 3D प्रिंटेड इंजन का प्रयोग किया गया है। फिर कल हमने जो देखा ही था I2C परियोजना है, जो सबमरीन केबल, डाटा केबल्स है वो बिछाई जाएगी। कौन कौन से देशों के बीच में? भारत, मलेशिया और सिंगापुर के बीच में। भारत में इसके लैंडिंग पॉइंट है मछलीपट्टनम और दक्षिणी चेन्नई।
3600 किलोमीटर ये पूरी केबल है वो बिछाई जाएगी समुद्र के अंदर। फिर ICMR और IIT बॉम्बे ने प्लेसेंटा ऑन चिप टेक्निक का इस्तेमाल किया है। प्लेसेंटा ऑन चिप तकनीक क्या होती है कि भ्रूण का अध्ययन करने के लिए एक चिप बनाई गई है। तो पहले क्या, कोई भी जो दवाई वगैरह बनाते थे, जो कोई लेडीज को देते थे या भ्रूण के रूप में अगर किसी को कोई बीमारी हो जाती थी उसको सही करने के लिए देते थे, तो वो पहले जानवरों पर टेस्ट की जाती थी। फिर उसके जो प्रभाव दिखते थे उसमें करेक्शन करके फिर उसको दोबारा टेस्ट करके अगर वो सही पाई जाती थी तो फिर मनुष्यों को वो दी जाती थी। लेकिन अब इस चिप टेक्निक के जरिए बिल्कुल वैसे ही ये चिप है वो व्यवहार करेगी जैसे एक नॉर्मल प्लेसेंटा नॉर्मल भ्रूण करता है। तो ये चिप विकसित की गई है। इसके बाद में वर्ड ऑफ द डे आया है टाइम कैप्सूल। टाइम कैप्सूल के बारे में आपने कई बार यूट्यूब पर देखा होगा। टाइम कैप्सूल क्या है, कुछ नहीं है, एक बॉक्स है, मजबूत बॉक्स है जिसके अंतर्गत हम आज की चीज़ें हैं, कोई भी चीज़ है जो हम आने वाली पीढ़ियों को दिखाना चाहते हैं कि पहले ये चीज़ें इस्तेमाल होती थी, उस बॉक्स में बंद करके हम दबा देते हैं। और जब हज़ारों सालों बाद उस बॉक्स को निकाला जाता है तो वो चीज़ें उसमें मिलती है। फिर उससे ये पता लगाते हैं आगे आने वाली पीढ़ियाँ कि पिछली पीढ़ियों में किस प्रकार की संस्कृति थी, किस प्रकार अपना जीवन यापन करते थे, क्या क्या वैज्ञानिक तकनीकें थी, इस प्रकार की। तो अमेरिका ने अभी अपनी जो 250वीं सालगिरह है उसके ऊपर एक टाइम कैप्सूल है वो दफनाया है, जिसको 2276 ईस्वी में, 2026 चल रहा है, 2276 में उसको निकाला जाएगा। इसके बाद ये एडिटोरियल है द हिंदू का, वाई टैंक्स स्टिल मैटर इन मॉडर्न वारफेयर। आज का जो मॉडर्न वारफेयर है उसके अंदर जो टैंक है वो अभी भी मैटर क्यों करता है, क्यों अपना प्रभाव दिखाता है। देखिए, जब कोई भी आजकल के दो देशों में युद्ध होता है तो दो तकनीकें महत्वपूर्ण हैं। एक हो गई है मिसाइल प्रणाली और दूसरी हो गई है ड्रोन टेक्निक। तो मिसाइल प्रणाली हो, ड्रोन टेक्निक हो, वायु से ना हो, इसके द्वारा क्या है, हम दूसरे देश में नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसकी जो आधारभूत संरचना है, जो उसके सैन्य अड्डे हैं, उनको ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें किसी देश की सीमा पर कब्जा करना है, उसकी जो स्थलीय भूभाग है उस पर कब्जा करना है, तो उसके लिए आपको थल सेना ही कब्जा करके देती है। और थल सेना में मुख्य रूप से जो टैंक है वो एक अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इसीलिए टैंक है वो आज भी अपना योगदान है वो बनाए रखे हुए हैं। इसी में जोरावर लाइट टैंक का जिक्र किया गया है। जोरावर एक लाइट टैंक है जो DRDO और LNT के द्वारा विकसित किया जा रहा है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो थोड़े दिन पहले जो गुजरात में हंजीरा फैक्ट्री है इसमें इनका निरीक्षण भी किया था। ये केवल 25 टन का है और वायु परिवहन के योग्य है। ये हल्का टैंक है जो फिर अपने जो चाइना से LAC बॉर्डर लगता है पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में, वहाँ पर ये कारगर साबित होता है। अभी 354 टैंक है ये भारत को दिए जाएंगे। 2028-29 में ये मिलने शुरू हो जाएंगे जो LAC पर तैनात किए जाए। भारत पाकिस्तान सीमा के लिए भारी भरकम टैंक चाहिए, रेगिस्तानी क्षेत्र है, तो इसके लिए T-72 अजया और T-90S भीष्म टैंक है वो कारगर है। तो ये टैंकों के नाम हैं, ये भी आपको याद रख लेने हैं। नाम देके पूछ सकता है कि ये किससे संबंधित है, तो ये टैंकों से संबंधित। फिर है सेंट्रल लिस्ट 6 इंडियन एंड 7 पाकिस्तान नेशनल्स एज टेररिस्ट अंडर UAPA। जो सेंटर है अपनी केंद्र सरकार है उसने 6 भारतीयों और 17 पाकिस्तानियों को UAPA के अंतर्गत आतंकवादी घोषित किया गया है। हमें जानना है UAPA के बारे में। फुल फॉर्म है इसकी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। इसका इतिहास देख लेते हैं। सबसे पहले ये 1967 में इंदिरा गांधी सरकार में लाया गया था, लेकिन उस समय ये आतंकवादी विरोध के लिए नहीं था। उस समय क्या था, अलगाववाद चल रहा था। विभिन्न प्रकार के क्षेत्रीय संगठन हैं वो भारत से अलग होने के प्रयास कर रहे थे, उनको दबाने के लिए ये लाया गया था। फिर बाद में टाडा लाया गया, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। 1985 से 1995 तक चला। 95 में इसका दुरुपयोग के लिए बहुत ज़्यादा आंदोलन वगैरह हुए, तो फिर इसको हटा दिया गया, बंद कर दिया गया। फिर जो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार है उसके द्वारा पोटा लाया गया, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002 से 2004। 2004 में जब सरकार चेंज हुई, मनमोहन सिंह की सरकार आई, तब उन्होंने पोटा को भी निष्ट कर दिया। पोटा क्यों लाया गया था, क्योंकि संसद में हमला हुआ था 13 दिसंबर 2001। उसके बाद इन एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए ये नियम लाया गया था। अब कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं 9/11 और जो
26/11 है, संसद है, ये कब अटैक हुए तो देख लेते हैं। संसद हमला 13 दिसंबर 2001 को हुआ था। मुंबई आतंकवादी हमला है उसको 26/11 बोलते हैं, ये 26 नवंबर 2008 को हुआ था। 9/11 बोलते हैं 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में जो 4 प्लेन हाईजैक करके अलकायदा के आतंकवादियों ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर घुसाए थे। 2 एक पेंटागन में जो उसका विदेश मंत्रालय था उसमें घुसाया था, एक किसी पेनिसिल्वेनिया में जो खेत था उसमें क्रैश हो गया था। तो टोटल 4 प्लेन थे वो हाईजैक किए थे। तो 9/11 हमला है वो अमेरिका में हुआ था। फिर 2008 में NIA का गठन किया गया और UAPA में संशोधन करके जो 1967 वाला UAPA था उसमें हिरासत की अवधि है वो 90 दिन से बढ़ा करके 80 दिन की गई। इसमें मूल रूप से संशोधन किए गए 2019 में। इस संशोधन से पहले क्या था कि UAPA के अंतर्गत कोई संगठन होता था उसको आतंकवादी संगठन घोषित कर देते थे। फिर क्या करते थे आतंकवादी, उस संगठन को बंद करके कोई नया संगठन बना लेते थे, लेकिन आतंकवादी वही रहते थे। इंडिविजुअल व्यक्ति को आतंकवादी घोषित नहीं किया जाता था। 2019 के बाद में इंडिविजुअल व्यक्ति को भी UAPA के अंतर्गत आतंकवादी घोषित किया जाने लगा। यही इसमें मुख्य संशोधन है। इसी के आधार पर ये जो अभी 23 आतंकवादी है वो घोषित किए गए हैं। फिर ये एक एडिटोरियल आया है द हिंदू में, द सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस आंग सान सू की। आंग सान सू की म्यांमार की थी। थोड़ा सा बहुत जानकारी हमें इनके बारे में होनी चाहिए। आंग सान सू की म्यांमार की, ये जो आंग सान म्यांमार के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, आंग सान नेता थे, उनकी बेटी है। बाद में इनको मार दिया गया था और इन्होंने जो आंग सान सू की है इसने अपनी पढ़ाई है वो दिल्ली में और फिर बाहर लंदन में अपनी पढ़ाई की थी। इसके बाद 1988 में ये वापस म्यांमार लौटी और जो वहाँ पर सैन्य शासन चल रहा था उसके खिलाफ आंदोलन किया। फिर 2015 और 2020 में इन्होंने चुनाव जीता, लेकिन 2020 में जो सैन्य प्रशासन है उन्होंने इस चुनाव में भ्रष्टाचार के आरोप लगा के, घपलेबाजी का आरोप लगा के इनको नज़रबंद कर दिया गया। 1991 का शांति का नोबेल पुरस्कार इनको मिल चुका है। वर्तमान में म्यांमार के राष्ट्रपति हैं मिन आंग ह्वाइंग, जो सैन्य प्रमुख रह चुके हैं। अभी सैन्य शासन चल रहा है, जुंटा सरकार जिसको बोला जाता है। इसके बाद में है आज की सुजस ए प्रश्नोत्तरी। वर्तमान में भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो 58 टाइगर रिजर्व भारत में अभी है। अर्बन चैलेंज फंड के तहत परियोजनाओं के वित्तीय पोषण में निर्धारित अनुपात निम्नलिखित में से क्या है? 60% केंद्र राज्य, 40, 90, 10। तो ये है 25 केंद्र, 25 राज्य व निकाय और 50% वित्तीय संस्थान। यमुना जल परियोजना के तहत हरियाणा के किस बैराज से भूमिगत पाइपलाइन के मध्य से यमुना का जल राजस्थान लाया जाएगा? तो ये हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से और राजस्थान में चूरू में हाशियावास पर एंट्री करेगा। जयपुर में हाल ही में किस वैश्विक कंपनी द्वारा एक अत्याधुनिक AI रेडी डेटा सेंटर स्थापित किया गया है? STT-GDC के द्वारा। पंचगौरव योजना में एक जिला एक उत्पाद के तहत धौलपुर जिले का उत्पाद कौन सा है? सैंडस्टोन के उत्पाद हैं। तो ये हैं अपने आज के करंट अफेयर्स।